तो चलिए आज हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकंड लेक्चर जो हमारा है वो ट्रिग्नोमेट्री पर है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और इसके जो फंक्शन है एंगल, इसकी यूनिट रेडियन, डिग्री, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है हमें अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो टाइम ख़राब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अब मैं हेडिंग वेडिंग डालने से रहा, डायरेक्ट यहाँ देखो। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको किसी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तो वो हमारा नॉलेज है किसका? एंगल का। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल क्या है, तो आपको समझता पूरा है कि एंगल है क्या। अब मैं उसको एक्सप्लेन ना भी करूं तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल क्या है। कि जैसे मान लो दो लाइन हैं, उनके बीच का जो कॉर्नर है आप उन्हें क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। पर अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ, एलेबोरेट करना चाहूँ एंगल को, तो मैं क्या करूँगा? आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, बड़े सटीक तरीके से पढ़ना है इसको। और अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो आपको एंगल और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक एकदम हलवा लगेगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो। तो मेरा बोलने का क्या मतलब है? एंगल। मान लेते हैं आपके पास एक लाइन है ये, ठीक है, और एक दूसरी लाइन ये है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये लाइन 1 है और ये मेरी लाइन 2 है। तो ये दोनों लाइन जो है इनको मैं रे भी बोल सकता हूँ। रे आप समझता बहुत अच्छे से, इनको मैं रे भी बोल सकता हूँ। ये दोनों एक कॉमन एंड पॉइंट को शेयर कर रहे हैं। कॉमन एंड पॉइंट को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। तो इनके बीच का ये जो कॉर्नर है, यही क्या कहलाता है? आपका एंगल। यही क्या कहलाता है? आपका एंगल। ठीक है, और एंगल को यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ बहुत ही आसान तरीके से, तो मैं कहूँगा कि इंक्लाइनेशन ऑफ टू लाइन, द इंक्लाइनेशन ऑफ टू लाइन। एक मिनट चौक रख देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे मैं बोलूँ इंक्लाइनेशन ऑफ टू लाइन, मान लेती ये मेरा एक हाथ है, दैट इज़ वन लाइन, तो ये मेरी दूसरा हाथ है। अभी ये दूसरा हाथ जो है एक हाथ पर कैसा है, अभी समझ सकते हो आप, मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ आपको इस तरीके से, अभी कोई झुकाव नहीं है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बढ़ाते जाऊँ इस तरीके से, आप समझ में आ रहा है? एक लाइन दूसरी लाइन पर कैसे हो रही है? इंक्लाइन हो रही है। समझ में? झुक रही है। एक्चुअल में एक लाइन का दूसरे लाइन के ऊपर जो झुकाव है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ज़्यादा झुकाव है तो ज़्यादा एंगल। आप देखिए इस हथेली को, अभी कैसी है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब एक दूसरे के साथ हैं, कोई झुकाव नहीं, ज़ीरो एंगल। लेकिन यदि मैं एक लाइन को दूसरे लाइन पे झुकाना चालू करूं इस तरीके से, देखो आप, मेरा राइट हैंड ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो वो क्या हो रहा है? झुकाव जनरेट कर रहा है, झुकाव पैदा कर रहा है। तो इनके बीच का एंगल पैदा हो रहा है। ठीक है ना, जनरेट हो रहा है। अगर ज़्यादा झुकाव ज़्यादा एंगल, कम झुकाव कम एंगल, तो आप कह सकते हैं द इंक्लाइनेशन बिटवीन द टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। डन, बहुत ही बेसिक सा था। पर मैं अगर आपको एक बात समझाऊं, ये जो एंड पॉइंट जो कॉमन शेयर करते हैं इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे वर्टेक्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? हम इसे क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। कोई प्रॉब्लम? वर्टेक्स, जहाँ पर दोनों लाइन जो मिलेंगी। हाँ, एक और चीज़, ये जो एंगल जो अभी हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में ये प्लेन एंगल है। कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल। अभी हम एक दूसरा सॉलिड एंगल पढ़ेंगे, तो वो सॉलिड एंगल एकदम डिफरेंट चीज़ है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपने अभी तक जितने भी एंगल पढ़े हैं, चाहे वो सर्कल के सेंटर पर बना हुआ एंगल हो, क्वाड्रिलेटरल पर बना हुआ एंगल हो, उसके कोनों पर बना, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हो, चाहे एक्सटीरियर एंगल हो, जितने भी एंगल आपने आज तक पढ़े हैं वो सारे के सारे कौन से एंगल थे? वो टोटली सिर्फ और सिर्फ प्लेन एंगल ही थे। अभी सॉलिड एंगल के बारे में हम बात नहीं करेंगे। सॉलिड एंगल जब हम यूनिट और मेजरमेंट पढ़ेंगे तब हम सॉलिड एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो डिटेल में है, हम उसका डेरिवेशन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर यहाँ पर आप ध्यान देना, अगर मैं आपसे बात करूँ कि एंगल को मापा कैसे जाता है, हाउ कैन वी मेज़र द एंगल, तो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम उसको? आर्क अपॉन रेडियस। ये हमारा फॉर्मूला है, जो आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी है। पर ये जो एंगल जो होता है हमारा आर्क अपॉन रेडियस है, पर ये एंगल जो है एक्चुअल में एब्रीविएशन फॉर्म है, शॉर्ट टर्म फॉर्म है। किस चीज़ का मैं बात करूँगा? वो है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या है? शॉर्ट टर्म फॉर्म है। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ज़रा विचार करके देखते हैं हम। ठीक है, पहले हम इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने ये कई बार देखा होगा कि ऊपर आसमान में एक हवाई जहाज़ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसा देखे हमने, बिल्कुल ऐसा देखे, देखते देखते ऐसा करके करते देखते यहाँ पर पहुँच गया।
क्लियर है। तो आपको आपकी मुंडी जो है यहाँ से यहाँ घुमानी पड़ी, आपको गर्दन ऐसी करनी पड़ी, तो आपने यहाँ से देखना चालू किया, वो आपका फर्स्ट पॉइंट है एरोप्लेन का। फिर उसके बाद यहाँ आया सेकंड पॉइंट है एरोप्लेन का। इज़ दैट क्लियर? तो आपने क्या किया, आपने अपनी गर्दन को एक लाइन मान के चलो, आपकी आँख से निकलने लाइट की रे वहाँ गई ऐसी एक लाइन, और फिर दूसरी लाइन यहाँ गई, तो उसके बीच का जो कॉर्नर बना है, जो एंगल बना है, समझ में आ गया ना, वो भी क्या है आपका एंगल है। और उसके लिए आपने अपनी जो गर्दन को जितने एंगल में शिफ्ट किया है वही आपका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और उसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। फिर से समझिए, मान लेते हैं, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये मेरी एक रोड है, ठीक है ना, ये रोड है, यहाँ कहीं मेरा घर है और मैं यहाँ अपने घर में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट है, इधर ध्यान रखना, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पॉइंट ए पर है, अभी कहाँ, पॉइंट ए पर है। मोशन करते 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 ये जो है वो कहाँ पर पहुँच गया भाई, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है ना, पॉइंट बी पर क्या हो गया, पहुँच गया। और इसके आगे भी निकल सकता है, लेकिन मैंने यहाँ से खड़े खड़े इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखा, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से मैंने अपनी आँख पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से भी मैंने उसको एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। इज़ दैट क्लियर? तो क्या हुआ, मान लेते हैं ये मेरा हॉरिजॉन्टल था, ये मेरा क्या था, हॉरिजॉन्टल है। मैं नापना चाहता हूँ भाई कि ये मेरा कुछ भी एंगल रहा होगा हमारा, ठीक है। तो ये जो बीच का जो है ये वाला सिचुएशन, यही क्या होगा, मेरा एंगल होगा, यही मेरा क्या होगा, एंगल होगा। मेरी आँख जो है, या मेरे को देखने के लिए अपनी मुंडी को, अपने सर को यहाँ से यहाँ तक घुमाना पड़ा, ठीक है। तो इतने मेरे अपने सर को यहाँ से वहाँ घुमाने के लिए मेरे को इतना एंगल क्रिएट करना पड़ा, तो इतना मेरा जो सर था वो डिस्प्लेस हो गया, इतनी एंगल। तो मैं क्या बोलूँगा, इसको कहूँगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आपने 9th क्लास तक एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट की फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, आपने पढ़ा होगा। पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट लाइन के हिसाब से सीधा सीधा लंबाई के हिसाब से हो तो हम उसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और अगर एंगल के हिसाब से हो तो हम उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब इसमें जो आर्क जो होता है वो दो, मतलब ये जो रेडियस है आपकी, ये एक्चुअल में ये रेडियस जैसी हैं, ठीक है ना। ये रेडियस के बीच में जो ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये वाला ये सिचुएशन जो है ये, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हमारा आर्क कहते हैं। एक्चुअल में आर्क जो है एकदम सर्कल के में बना हुआ रहता है, ऐसा समझिएगा। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है, ध्यान देना, आपका सर्कल है, ये आपका क्या है, सेंटर है। तो आपकी ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है आपका आर्क, और ये क्या कहलाती हैं आपकी दोनों, ये कहलाती हैं भाई आपकी रेडियस। ये क्या कहलाती हैं, रेडियस। तो इसमें से अगर मैं आर्क की लंबाई से रेडियस की लंबाई को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाता है, एंगल मिल जाता है, ठीक है। पर ज़रा सोच के देखो, इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है, इसका छोटा सा हिस्सा किसके जैसे ट्रीट किया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन के जैसे ट्रीट किया जा सकता है। आप खुद सोचो, आप इसको जूम करके देखना, सर्कल का सर्कमफेरेंस का छोटा सा हिस्सा कैसा किया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन के जैसे ट्रीट किया जा सकता है। यदि इस रोड की दूरी बहुत ज़्यादा हो, आप खुद सोच के देखो, रोड की दूरी और मेरे से बहुत ज़्यादा हो तो ये रेडियस कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसके बीच की इस डिस्टेंस को कैसा होगी, बहुत ही शॉर्ट दिखेगी हमको यहाँ से यहाँ जाने में, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। अब एंगल में एक और सिचुएशन है, ध्यान देना। एंगल जो है वो आर्क अपॉन रेडियस है, पर कैसी आर्क और कैसी रेडियस, ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन नंबर 1 है और ये कौन सी लाइन है, मेरे पास नंबर 2 लाइन है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा सेंटर है, ये मेरा वर्टेक्स है O। अगर मैंने मान लेते हैं ये वाला हिस्सा लिया, मैंने आर्क कौन सा लिया, AB आर्क लिया, तो इस समय रेडियस मेरी कितनी हो गई, R हो गई। समझिएगा, मैंने आर्क कितना लिया, AB लिया, तो इस समय रेडियस कितनी है, R है, तो इस समय एंगल मेरा कितना है, थीटा। तो मैं कहूँगा कि थीटा इज इक्वल टू जो है मेरा कितना होगा, AB अपॉन R। पर अगर मैं आगे बढ़ा दूं, थोड़ा सा ये कर दूं, मैं बोलूं कि अब मेरा आर्क कौन सा है, A' B' है, तो इस समय भाई मेरी रेडियस भी तो बढ़ जाएगी ना, R' हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
तो क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर, मेरा थीटा वही रहेगा, लेकिन अब कितना हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन r डैश। मतलब ये है कि जिस रेशियो में आपका आर्क बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या बढ़ेगी, आपकी रेडियस बढ़ेगी। और आप जब दोनों को डिवाइड करोगे तो दोनों के दोनों हमको कैसे देंगे, हर बार उनका जो डिवाइडेशन होगा, जो रेशियो होगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। इज़ दैट क्लियर? मैं ये पूरा एंगल बात कर लूँ, पूरे इस लाइन से बना हुआ एंगल तब भी थीटा होगा, इतनी लाइन से बना हुआ तब भी थीटा होगा, इतनी लाइन से बना हुआ हमारा एंगल तब भी कैसा होगा, हमारा थीटा ही होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सिचुएशन है, ध्यान देना कि भाई एंगल तो हमारे पास आ गया, पर एंगल को मेज़र कैसे करना है। तो एंगल को मेज़र करने के लिए 2 यूनिट हैं। पहली यूनिट आप लोगों ने हमेशा पढ़ी होगी, कौन सी होती है, डिग्री। कैसी पढ़ी होगी आपने, डिग्री। जिसका किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे मान लो 90 है तो 90 के ऊपर एक छोटा सा ज़ीरो लगा करके हम समझा देते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री, ये मेज़रमेंट है। एक्चुअल में ये प्रैक्टिस यूनिट है। हम इसी यूनिट से क्या करते हैं, अभी तक प्रैक्टिस करते आए हैं और समझते आए हैं। पर आपकी एक ऐसा यूनिट भी होती है, ऐसा यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं रेडियन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियन। ध्यान रखना, इसे हम आरडी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आरडी से डिनोट करते हैं, रेडियन। ये ऐसा यूनिट है। अब ऐसा यूनिट का मतलब ये है कि हम जब एंगल को मेज़र करेंगे तो वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। जब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ भाई एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इसकी जो यूनिट आएगी जिससे हम एंगल को नापते हैं वो हमारा डिग्री में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, हमारा आंसर रेडियन में आएगा। ये बात ध्यान देना आप, ठीक है ना। क्योंकि आर्क भी लंबाई है, तो लंबाई मान लो मीटर में है, तो रेडियस भी क्या होगी, लंबाई है आखिर किसी चीज़ की। रेडियस सर्कल के सेंटर की से लेकर के सरकमफेरेंस के बीच की दूरी है, वो भी किस में होगी, आपकी मीटर में होगी। तो मीटर अपॉन मीटर एक्चुअल में डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाती है। ये डायमेंशन क्या है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर जो लोग जानते हैं, अगर कोई ड्रॉपर बच्चा है तो वो डायमेंशन बहुत अच्छे से जानता होगा। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसमें मीटर अपॉन मीटर करेंगे तो इसमें जो आंसर होगा वो किस में आएगा, हमारा रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। हाँ, पर हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं। अब मैं आपको एक जो इस रेडियन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ रहे हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने के लिए हमें एंगल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारी बेसिक लाइफ में, हमारी डेली की लाइफ में क्या यूज़ है और हम क्यों पढ़ते हैं, ये भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, मैं रेडियन के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ये सर्कल है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल है आपका। इस सर्कल का मान लो ये सेंटर है, ठीक है ना। इस सर्कल का क्या है आपका, सेंटर। तो यहाँ से मैंने मान लिया ये रेडियस है, कितनी, आर लंबाई की रेडियस है। मैंने एक और रेडियस यहाँ पर ले ली, एक रेडियस और ले ली भाई, ये कितनी लंबाई की, ये भी आर लंबाई की रेडियस रहेगी। रेडियस तो सेम है, पर इस सेकंड वाली रेडियस को मैंने ऐसा लिया कि ये जो लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है, आप ध्यान देना, जो आर्क की लंबाई है वो भी किसके बराबर हो, आर के बराबर हो। समझ में आया? मतलब ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो, तो ये भी कितने सेंटीमीटर का हो, 10 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। तब उस कंडीशन में मैं बोलूँगा एंगल जो है, ध्यान देना बेटा, एंगल जो है वो कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी आर है और रेडियस भी आर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, और इसकी यूनिट क्या है, रेडियन। इसकी यूनिट क्या है, 1 रेडियन। मतलब किसी सर्कल के सेंटर पर 2 रेडियसों के द्वारा बनाया गया एंगल, ठीक है ना, जहाँ 2 रेडियसों के बीच बना एंगल 1 रेडियन कहलाएगा यदि उस आर्क की लंबाई भी कितनी हो, हमारी 1 रेडियन हो। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी सर्कल के सेंटर पर किसी आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल 1 रेडियन होगा यदि उस आर्क की लंबाई और रेडियस की लंबाई कैसी हैं, दोनों सेम हो, ठीक है ना। ये चीज़ आप इतना डाइजेस्ट हो गया होगा आपको। इसकी डेफिनेशन जो है इंटरनेट में, बुक्स में 50 पढ़ी हैं, पर आप मेरी बात को समझें, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल। यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं, हम सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हैं, ताकि हमारे सामने जो प्रॉब्लम आए हम उस प्रॉब्लम को समझ सकें और उनको बहुत अच्छे से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे बीच का जो एंगल है ये वाला, ये कितना हो गया मेरा, 1 रेडियन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक बात को ध्यान देना, अगर मैं इसे बढ़ा दूं, ऐसे 1 रेडियन और ले लूं, 2 रेडियन, 3 रेडियन,
4 रेडियन, 5 रेडियन और भाई ये मेरा 6 रेडियन। मतलब एक सर्कल में कितने, 1 2 3 4 5 6 रेडियन हो गए। कितने रेडियन हो गए मेरे सर्कल में, पूरे के पूरे 6 रेडियन, ठीक है ना। पर एक बात ध्यान देना, ये हिस्सा जो है अभी भी बचा हुआ है, ये हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी भाई। तो इसका जो एंगल है, ये एंगल ये होता है अप्रॉक्सीमेट 0.28 रेडियन के बराबर होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 0.28 रेडियन। तो टोटल जो है, यदि मैं बात करूं टोटल समझिएगा, टोटल जो है मेरा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.28 रेडियन। समझ पा रहे हैं आप, कितना हो गया मेरा 6.28 रेडियन। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको इतना मिलेगा मेज़र। ये मैंने कोई डिराइव नहीं किया है, ये एक्सपेरिमेंटली है और ऐसा प्रूव्ड है। तो कितना होगा, पूरे सर्कल का जो मेरा एंगल होगा वो सेंटर पर कितना बनेगा, रेडियन में नापूंगा तो 6.28 रेडियन बनेगा। पर बेसिकली अगर मैं आपको एक और तरीके से समझाऊँ कि मेरा जो एंगल इज इक्वल टू, मान लो इक्वेशन नंबर मेरा 1 हो गया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूँ कि भाई पूरा सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल के सेंटर पर पूरा अगर एक चक्कर लगा लूँ तो कितना आर्क बन जाएगा मेरा, एंगल इज इक्वल टू पूरी एक चक्कर के लिए कितना होगा, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरा, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। और नीचे कितना आएगा भाई मेरा, रेडियस आएगा। पूरी सरकमफेरेंस और पूरा क्या हो जाएगा, रेडियस। तो मेरे को पता है कि एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, ध्यान देना, एंगल इज इक्वल टू पूरी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, और रेडियस भी कितनी हो जाएगी, आर। कैंसिल, नो प्रॉब्लम, कैंसिल। तो एंगल कितना हो गया, पूरे एक चक्कर का एंगल मेरा कितना हो गया, 2 पाई। मैं ऐसा नाप सकता हूँ, वो 2 पाई रेडियन, ये भी क्या होगा, 2 पाई रेडियन, क्योंकि जो आंसर जो आएगा वो हमारा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो सोच के देखो, ये मान लेता हूँ मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये भी क्या था, एक्चुअल में था तो एंगल ही ना, था तो एंगल ही, कोई डाउट, नो। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो सर्कल के मतलब सर्कल के सेंटर पर एक चक्कर में बना हुआ पूरा एंगल 6.28 रेडियन है या फिर 2 पाई रेडियन है। मैंने ना इन दोनों को मिक्स कर देना है, इन दोनों को बना देना है। तो कितना आएगा भाई यहाँ पर, 2 पाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 6.28, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू 3.14। यही होती है वैल्यू। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम अपने पाई की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी पाई की वैल्यू इतनी होती है। मतलब कि एक आधे सर्कल पर बना हुआ एंगल कितना होगा, पाई रेडियन का होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, 3.14 रेडियन के बराबर होगी। पर एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि आप लोगों ने 10th क्लास तक 6th-7th क्लास से ही पढ़ा होगा कि एक सर्कल अगर ये मैं पूरा चक्कर मान लूँ तो कितने डिग्री रहते हैं, 360 डिग्री रहते हैं। तो मैं बोलूँगा कि एक चक्कर में पूरा जो है, मैं बोलूँ भाई 360 डिग्री होते हैं, किसके बराबर, 2 पाई के बराबर। एक चक्कर में बनाया गया एंगल कितना होगा, 360 इज इक्वल टू 2 पाई। तो मैं बोलूँ पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं यहाँ पर रेडियन लिख नहीं रहा हूँ, मान लीजिए कि रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं तो वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक और चीज़, नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए आप सोचो कि 5-10 मिनट के वीडियो हो जाए तो इतना नहीं चलता। हमने जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं वो अपने आप में एक डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन मांगते हैं। तो इसमें समय तो आपको बहुत देना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और इसके बाद जो मैंने आपको पढ़ा है इसको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स भी बनाना पड़ेगा, तब आपको ये सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी। मेरा काम है आपको बहुत अच्छे से किसी चीज़ को समझा सकना, जितना मेरी दक्षता है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से मैं आपको समझा सकता हूँ और आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और सारी चीज़ की रीज़न बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट करना है प्रॉपर तरीके से। अगर आप इसे बहुत अच्छे से नोट करेंगे तो डैम श्योर है कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसे सीखेंगे। अब नेक्स्ट जो है मैं आगे बढ़ाता हूँ कि इसे अगर मैं बोलूँ, मैं इसी नंबर को 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो इसका किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर दो तो वो आधी हो जाती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन। मतलब कि अगर मैं 90 डिग्री को π/2 भी लिख सकता हूँ। इसको यदि मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो कितना हो जाएगा भाई मेरा, 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4। कितना हो जाएगा, π/4 रेडियन। मैं इसको 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है ना, आपकी भी मर्जी हो सकती है यहाँ। तो कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दूँ तो
60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 अगेन। और अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को कितना आएगा, 6 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा भाई, π/6 डिग्री, इज दैट π/6 रेडियन। मतलब कि मैं इस चीज़ से डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में भी बदल सकता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, एक हम जनरल फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करके एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं, और वो जनरल फार्मूला जो है ना हमारे बहुत काम में आने वाला है। कैसे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं बोलूँ कि भाई 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो मैं बोल सकता हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। मतलब कि मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके डिग्री को रेडियन में बदल सकता हूँ। बदल के बता देते हैं, देखो कैसे। एक तो चौक भी ना पत्थर जैसी है, देखो यहाँ हमें बात कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ भाई कि 30 डिग्री को कन्वर्ट इन रेडियन, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। हमारे पास ये है, यहाँ से रख के मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले, फिर किसी को भी कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना होगा, 1 रेडियन बराबर इतना, तो 30 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, π/180 इंटू 30 रेडियन, कैंसिल, कितना आ गया, 6। दैट मीन्स आंसर योर π/6 रेडियन। नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल। इज़ दैट क्लियर। अगेन जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो भी कर सकते हो। मैं एक बार सोच के देखता हूँ, आपको 270 डिग्री कन्वर्ट करके बता देता हूँ। 270 डिग्री, ध्यान दो, 270 डिग्री को कन्वर्ट करके बताता हूँ। 270 डिग्री इंटू रेडियन, तो क्या करोगे, π/180 इंटू 270 रेडियन, ठीक है ना। कैंसिल कर दो, 9 से डिवाइड कर दें, 2 3, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 π/2 रेडियन। मतलब 270 को मैं लिख सकता हूँ 3 π/2। देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। Got it? What exactly I want to tell? So that is the way you can convert degree into the radian. अगर मैं बोलूँ भाई कि काहे को रेडियन को डिग्री में बदलो, उल्टा, बिल्कुल उल्टा आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको पहले नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, फिर मैं आपको इसके आगे का समझाता हूँ। नोट करो। अब हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसी फार्मूले को देखेंगे। फार्मूला क्या बोलता है हमारा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। नो प्रॉब्लम, तो ऐसा लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। देखो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कितना है, π/6 रेडियन है। कितना है, क्वेश्चन है मेरे पास कि मेरे पास π/6 रेडियन है, इसको डिग्री में बदलो, इसको डिग्री में बदलो, क्वेश्चन मार्क डिग्री। तो कितना होगा, देखो यहाँ, तो कितना करूँगा मैं इसको डिग्री में बदलने के लिए, कितना होगा 180 अपॉन पाई इंटू कितना होगा भाई, π/6 डिग्री। ये थीटा है ना, पाई से पाई कैंसिल, 30, तो कितना आ गया 30 डिग्री। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं बोलता हूँ भाई कि 5 पाई को डिग्री में बदलना है। किसको बदलना है, 5 पाई को डिग्री में बदलना है। तो क्या करूँगा मैं इसको, मान लेते थीटा करना है, तो 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई इज इंटू 5 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 900 डिग्री, ठीक है ना। मैं इस तरीके से इसको समझ सकता हूँ, इस तरीके से इसको समझा सकता हूँ। तो ये मेरा एकदम 100% क्या था, बेसिक था, जिससे हमको क्या करना है, हम एंगल की मतलब समझ चुके हैं, ठीक है। हमारा एंगल क्या है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ हम क्या कर चुके हैं, इन सब कंसेप्ट के थ्रू समझ चुके हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको एंगल को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जितना एंगल की हमें ज़रूरत थी आज के लेक्चर के लिए उतना हमने एंगल को पढ़ लिया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। हाँ, अगर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसके आगे और पढ़ा दूँगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ कि ट्रिग्नोमेट्री कहती क्या है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं बोलूँ तो ट्राईएंगुलोमेट्री, मैं ये बोल सकता हूँ, ग्रीक वर्ड है हमारा एंग्लो, मतलब जिसका मतलब होता है एंगल्स। तो ट्राई मतलब 3, एंग्लो मतलब एंगल्स, मेट्री का मतलब है मेज़रमेंट के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं मेज़रमेंट ऑफ 3 एंगल्स, इतना हमारा क्या है, इसका मतलब है, सिंपल सी बात है, विथ साइड्स, साइड के साथ।
अब इसको मैं एक और तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि 3 एंगल को तो मेज़र करना है, किस में करोगे? 3 एंगल रहते किस में है? ट्राइंगल में। लेकिन इसके लिए ना कि स्पेशल ट्राइंगल लगता है। कौन सा ट्राइंगल लगता है? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल का साइड के साथ रिलेशन करके स्टडी करना ही हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? मतलब कि अगर मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ध्यान दो, ये आपके पास क्या है? एक ट्राइंगल है, और इसका अगर कोई एक भी एंगल मान लेते हैं ए बी सी, आपका क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए क्या है? इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। एक एंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल बी जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है ना। एक चीज़ तो ये है, और एक और चीज़ है कि ये दो एंगल जो हैं, ये दो एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये कोई बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी इसको समझाऊंगा आपको कैसे। तो देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू भी कितना होगा? आपका 90 डिग्री होगा। ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मान लेते हैं मैं हमारा इस एंगल को थीटा बोल दूं, ये मेरा रेफरेंस एंगल है, मैं इसी एंगल के थ्रू इस ट्राइंगल को क्या करूंगा? पढ़ूंगा, इसके थ्रू मैं इसकी स्टडी करूंगा। तो मेरा बोलने का क्या मतलब है? देखो, तो इस वाली साइड के, इसके सामने वाली साइड को मैं मान लेता हूँ P, मतलब कि ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी, इसके जस्ट नीचे वाली, ये मेरा क्या होगा? B क्या होगा? ये मेरा बेस हो जाएगा। और ये जो सबसे लंबी वाली साइड है, ये मेरी है क्या? हाइपोटेनियस। मेरे को कोई समस्या नहीं है इसमें, और आपको भी नहीं होनी चाहिए, मैंने इतना मान लिया। तो ये मेरा क्या हो गया? PBH, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपने अच्छे से पढ़े हैं, मैं उसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं 9th-10th क्लास तो दे नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। इस एंगल के साथ इन साइड का रिलेशन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। मैंने इसको परमानेंटली P बोल दिया है, इसको B बोल दिया है, इसको H बोल दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं यदि पहली रेशियो बोलूँ तो मेरा क्या होगा? साइन थीटा। इस साइन थीटा मतलब इस साइन का थीटा के बगैर कोई मतलब नहीं है, पर थीटा जो है वो साइन के बगैर एग्जिस्ट करता है। अभी हम पढ़ चुके हैं, एंगल जो है वो अपने आप में एक क्वांटिटी है जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना। कॉर्नर है दो लाइनों के बीच का, पर साइन का बिना एंगल के कोई भी मतलब नहीं है। ये साइन जो है ये रिलेशन बताएगी ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो के साथ। समझ में आ रहा है आपको? ये इस तरीके से हम बोलेंगे। और यहाँ पर जो कोसाइन है, यानी कॉस जिसको बोलते हैं हम, कॉस थीटा, वो क्या बताएगा? बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या करेगा? हमें सामने ला करके बताएगा। कोई समस्या नहीं है। और ऐसे ही मैं बोलूँ भाई टेंजेंट, ठीक है ना, टेन थीटा, तो वो कितना होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके बराबर होता है, इनके रेशियो के बराबर होता है। मैं टेन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? P अपॉन B। तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको P अपॉन H अपॉन B अपॉन H, दोनों में मैंने H का डिवाइडेशन कर दिया। तो क्या बोल सकता हूँ मैं? टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा मेरा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मेरा एकदम बेसिक सा कंसेप्ट है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला काम है ही नहीं। इनका जो रेसिप्रोकल भी होता है, इनका रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो जैसे साइन का उल्टा यदि मैं करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? कॉसेक थीटा, जो कि होगा H अपॉन P के। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कॉस का उल्टा, तो इसको बोलते हैं सिकेंट, यानी कि सेक थीटा। इसका मतलब होता है हमारा H अपॉन B। और इसका टेन का उल्टा जो होता है वो आप भी जानते हो, वो कितना होता है? कॉट थीटा, जो किसके बराबर होता है? आपका B अपॉन P के, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। ये हमारे क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कहलाते हैं ये। ठीक है ना। ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। और ये रेशियो जो है इसकी क्या बोलते हैं? अपने ट्राइंगल की एंगल के साथ जो साइड का रिलेशन है वो क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। पहली चीज़ तो हमारे पास ये हो गई। नेक्स्ट चीज़ जिसकी तरफ हमको मूव करना है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ध्यान देना, ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये कितना होगा मेरा? 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा मेरा? 90 माइनस थीटा। ऑब्वियसली होगा, अगर ये 40 है तो ये 50 होगा।
ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, मतलब इनकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। इसी कारण इन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा 90 माइनस थीटा है। अगर मैं ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन इसके हिसाब से करूं तो ध्यान देना ज़रा कैसा है, आप अच्छे से समझिएगा इसका मतलब, ठीक है। अभी आपको यूज़ होगा इसका, और 10th क्लास में आपने इसको पढ़ा भी है, पर पता नहीं आपको आता है कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आता ही होगा, आप ध्यान देना। तो क्या है, मैं अगर बोलूँ इसके हिसाब से, अब मेरा थीटा ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, बेस का काम ये करेगा, और हाइपोटेनियस तो यही रहेगी, ठीक है। नाम नहीं बदलना, बस आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा साइन 90 माइनस थीटा। अभी तक क्या लिख रहा था मैं, साइन थीटा, अब साइन 90 माइनस थीटा लिखूँगा तो मेरे को यहाँ पर मिलेगा क्या, बी अपॉन, सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा इसके लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना होगा, बी अपॉन एच, नो प्रॉब्लम। अगर मैं बोलूँ कॉस 90 माइनस थीटा, समझिएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा जैसे ही मैंने लिया तो अब इसके लिए बेस का काम ये करेगा 90 माइनस के लिए, तो पी अपॉन एच कितना होगा मेरा, पी अपॉन एच, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टेन के लिए, तो टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा के लिए ये हो जाएगा, कितना होगा मेरा, बी अपॉन पी, समझते हैं आप। और अगर इसके बाद यदि मैं बोलूँ किसकी बात करूँ, साइन के कॉसेक की बात करूँ, चलो कॉसेक 90 माइनस थीटा, इसका उल्टा एच अपॉन बी, सेक 90 माइनस थीटा, किसका, कॉस का उल्टा, कितना हो जाएगा अपना, एच अपॉन पी। और यहाँ पर यदि मैं बोलूँ किसका, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कितना होएगा भाई अपना ये कॉट 90, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, नो प्रॉब्लम, एकदम बेसिक सा है। देखो ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही रहे हैं तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये कैसे होगा कैसे होगा, तो एक बार देख लेते हैं। तो ज़रा यहाँ देखो, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि कॉस 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि दोनों पी अपॉन एच के कैसे हैं, बराबर हैं। तो कॉस को देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, बी अपॉन एच, तो साइन 90 माइनस थीटा भी कितना है, बी अपॉन एच, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये भी आ गया मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही टेन को यदि मैं बात करूँ तो टेन कितना है, पी अपॉन बी, तो ये भी कितना है, पी अपॉन बी, तो कितना होगा भाई मेरा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड सो ऑन। आप इसको आगे भी क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, देख सकते हो आप। कॉसेक कितना है हमारे पास, एच अपॉन पी, तो यहाँ पर सेक 90 माइनस कितना है, एच अपॉन पी, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का एकदम सिंपल सा रेशियो का क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन है और उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एक इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर एक छोटी सी चीज़ पढ़ाएंगे और आज के लेक्चर को यहाँ सबमिट करेंगे, फिर नेक्स्ट कल छोटे से फॉर्मूले देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल हम देखते हैं, एंगल की जो वैल्यू वाली टेबल है, उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे रेशियो हो गए, ठीक है ना, रेशियो वही साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट वाला। 0 डिग्री पढ़ा होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये पूरी वैल्यूज़ आपने पढ़ी हैं और ये स्टैंडर्ड वैल्यू हैं। इसमें 2 स्पेशल वैल्यू आती हैं आपकी, ठीक है ना। उन स्पेशल वैल्यू को लिखेंगे, एक 37 डिग्री और एक कौन सी 53 डिग्री, ये स्पेशल वैल्यू हैं, इनको हम समझेंगे और ये जो है बहुत काम की हैं। आपको क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इससे पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना, और इससे क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो बड़े इजी रहते हैं। तो चलो यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट साइन थीटा, मतलब कि साइन की वैल्यू अगर 0 हो तो 0, ये क्यों होती मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर इसकी वैल्यू हो तो 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2,
ये डिराइव आपको ये टेबल बनाते बन जाती है, ठीक है ना, नहीं भी बनती तो इंटरनेट में 50 तरीके के वीडियो पड़े हैं, आप उससे देख लेना इसको, ठीक है। तो 1/√2 इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/2 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यदि मैं cos थीटा की बात करूं तो cos हम जो बोल चुके हैं कि 90 माइनस होता है, तो इसका उल्टा होगा, पता है ना आपको। तो ये 1, तो ये हमारा कितना होगा √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 0। tan की बात करूं मैं, tan थीटा की, तो tan थीटा क्या होगा भाई, इन दोनों का रेशियो, मतलब इनका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर दोनों रेशियो में जाएंगे, तो 0/1 कितना आएगा 0, 1/√3, यहाँ देखो 1/1 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी √3 और ये नॉट डिफाइन, कैसा होगा नॉट डिफाइन, बिकॉज समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी जिसको आप बोलते हो वो नॉट डिफाइन। मैं इसको बोलूँ कॉसेक थीटा, तो इसका उल्टा अभी कितना है 0/1 है, तो 1/0 नॉट डिफाइन, वही इनफाइनाइट जिसको आप बोलते हो। कितना होगा 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/1, डन। इसकी वैल्यू √2, इसका उल्टा 2/√3 और 1/1 1 ही होता है, नो प्रॉब्लम। सेक इसका उल्टा होता है एक्चुअल में, किसका होता है इसका उल्टा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। 2/√3, 2/1 मतलब कि 2 ही है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू √2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन, और कॉट आप इसका उल्टा कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हमको यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पर बात करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, sin 37 डिग्री हो, cos 37 डिग्री हो, tan 37 डिग्री हो, मतलब या फिर 53 डिग्री हो, तो कैसा है। एक ज्योमेट्री का रूल है, कोई ट्राइंगल है, अगर मान लो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मान लो ये हमारा 37 डिग्री होगा, तो ये हमारा कितना होगा 53 डिग्री होगा, मान लेते हैं, तो ये हमारा कैसा होगा 90 डिग्री होगा। इसका कारण राइट एंगल ट्राइंगल का इसलिए है क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो जाता है 90 डिग्री होता, तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। अगर ये एंगल 37 है तो इसके सामने की जो साइड होगी वो 3 होगी, ये वाली साइड 4 होगी और ये वाली 5 होगी, ठीक है ना। आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो साइड जो है, मैं ये 3 4 5 जो है, मेरा बोलने का मतलब नहीं है, ये एक्चुअल में रेशियो में है। ये अगर ये 3:4:5 में अगर मान लेते हैं किसी ट्राइंगल की साइड होती हैं, 3:4:5 की साइड में अगर किसी ट्राइंगल की साइड होंगी, तो ध्यान रखना 3:4:5 के रेशियो में यदि किसी ट्राइंगल की साइड हो, मैं बोल सकता हूँ इसको 9 बोल सकते हैं, इसको 12 बोल सकते हैं, इसको 15 बोल सकते हैं, आप चेक कर लो 9 12 और ये क्या हो गया 15। तो आप क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, एग्जैक्टली उतना ही आएगा, एग्जैक्ट उतना ही आएगा, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है इसके बराबर ही आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन फॉलो हो जाती हैं। तो जो 3 वाले की सामने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 37 होगा, और 4 वाले के सामने का एंगल कितना होगा हमारा, मतलब बड़े वाले साइड के सामने का एंगल बड़ा, छोटी वाली साइड के सामने का एंगल छोटा। ये 9th में आप लोगों ने इसका एक थ्योरम भी पढ़ा होगा कि बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है। ये आप याद रखना क्योंकि यहाँ पर गलती कभी भी ना हो पाए, ठीक है। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 3:4:5 में होंगी, तो 3 वाले के सामने की साइड 37 डिग्री की होगी और ये वाली डिग्री कितने होगी 53 डिग्री की होगी। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ देखो आप समझना, मैंने बोला भाई sin 37 डिग्री तो कितना होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, नो प्रॉब्लम। cos 37 कितना होगा मेरा भाई 4/5, ठीक है। और tan 37 कितना होगा मेरा 3/4, नो प्रॉब्लम। बस एक बात ध्यान रखना, ट्राइंगल बनाते समय 3 के सामने 37 ही आएगा, 4 के सामने 53 ही आएगा, ठीक है ना। इसको कभी गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अगर अपने यहाँ गड़बड़ किए अंडरस्टैंडिंग में तो तकलीफ़ हो जाएगी। तो इसका आप tan का भी लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ भाई कि sin 53 कितना होगा, sin 53 डिग्री, ओह 53 डिग्री, तो sin 53 कितना हो जाएगा, इसके सामने के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा, तो कितना आएगा 4/5। cos 53 कितना आएगा अपना 3/5, और tan 53 कितना होगा, कितना हो जाएगा 4/3।
3। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमारी स्पेशल वैल्यूज़ हैं और आप इनको यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे, इनको यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो साइन 37 वाला जो केस होगा वो कितना होगा हमारा 3/5, कॉस 37 4/5 और ये कितना हो जाएगा 3/4। और इसके आगे का आप उल्टा करके लिख देना, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कितना होगा 4/5, 3/5 और ये कितना होगा भाई 4/3। इसके नीचे का उल्टा करके आप लिख सकते हो। मेरा मतलब क्या है, कॉसेक जो होगा इसका उल्टा 5/4, इसका 5/3, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, ट्रिग्नोमेट्री थी और ये बेसिक कैलकुलेशन है हमारी। कब तक के लिए है कि हम जब जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी कैसी हों, लेस देन 90 की कैटेगरी में हों। समझ में आ गया? अभी क्या ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक पढ़ रहे हैं हम, 0 से 90 तक। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को 90 से ऊपर, 120, 370, 1500 डिग्री। समझ में आ गया ना? कुछ इस तरह की कैटेगरियाँ पढ़ेंगे। और हमारा कल का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर होगा हम कोशिश करेंगे कि उसमें हम अपनी 11th की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को क्या कर दें, फिजिक्स में लगने वाली को कंप्लीट करें, फिर हम चालू करेंगे अपनी कैलकुलस। इज़ दैट क्लियर? तो जब तक के लिए स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, बढ़िया नोट करें और अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है, और करें।